हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। लच फॉर सक्सेस। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि गुप्त वंश के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। जो कि सारे गुप्त वंश से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम से पूछे गए हों गुप्त साम्राज्य से, दोस्तों सारे एग्जामों को मैंने कवर किया है इस वीडियो में। और गुप्त वंश, अगर इस वीडियो को आप पूरा पढ़ लेते हैं तो गुप्त वंश से आने वाले सभी क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लेके चले जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट कर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था। आपके पास चार ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन में आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, तब जाकर उसको फिर से ऑन करिएगा। आपका भी टेस्ट हो जाएगा और आप जान भी लेंगे कि कितना आप जो है लगा पा रहे हैं सवाल को। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो बताइए, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था। ऑप्शन ए है आपके पास 319 से 500 ईस्वी तक, 319 से 324 ईस्वी तक, 325 से 375 ईस्वी तक, या ऑप्शन नंबर डी है 566 से लेकर 597 ईस्वी तक। ठीक है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 319 से लेकर के 500 ईस्वी तक। मैं दोस्तों बता दूं आपको, गुप्त वंश जो कि 275 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक चला था, इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 275 ईस्वी में। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी और लगभग 500 ईस्वी तक ये चला था। 550 भी कहीं कहीं दिया होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा ताकि आप ऑप्शन के हिसाब से उसको जज कर लें। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को आज के। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करिएगा। चलिए लाइक भी बटन दबा दीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को यानी विक्रमादित्य कहा जाता है जिनको, अशोक महान को, या समुद्रगुप्त को। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतिहासकार जो जो थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ, या बी ए स्मिथ भी कहीं दिया होता है। बी ए स्मिथ, क्या नाम है? बी ए स्मिथ। स्मिथ ने सबसे पहली बार जो है वो समुद्रगुप्त को ही कहा था भारत का नेपोलियन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने जो एक किताब लिखी थी उसमें उन्होंने बताया था सबसे पहले कि समुद्रगुप्त की वीरता जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा थी। मतलब वीरता, वो बहुत ही ज़्यादा वीरतापूर्व लड़ते थे वो किसी भी व्यक्ति जो उनके दुश्मन होते थे, और उन पर विजय पा लेते थे। और इसकी विजयों से मुग्ध होकर इन्होंने इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। ठीक, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने, जिन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी उसी में कहा था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक, चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा राजा था जिसका नाम देवगुप्त भी था। वो कौन सा गुप्त राजा था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। आप जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बताइएगा। 2 से 3 सेकंड में आपको देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है, देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उन्होंने ही एक, आपके अगर 10th में आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यानी जो उनके जजमेंट की सीट होती है विक्रमादित्य की, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए फेमस थे, क्योंकि न्याय करने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसलिए उनका अन्य नाम जो था वो देवगुप्त भी हमें मिलता है। इसका सबसे पहले वो जो सांची के स्तूप है या वाकाटक अभिलेखों में सबसे पहले हमें इनके बारे में पता चलता है कि इनका नाम जो है देवराज, देवश्री या देवगुप्त भी मिलता है। ठीक है, तो देवराज भी कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं देवश्री भी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
कहाँ मिलता है, मैंने अभी बताया आपको, सांची के स्तूप में या वाकाटक अभिलेखों में इनका नाम मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, देवगुप्त की भी उपाधि धारण की थी, कभी कभी उसको देवराज भी कहीं कहीं कहा जाता है और देवश्री भी कहीं कहीं कुछ अभिलेखों में इनका नाम मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो 3 से 4 नाम इनके याद रखने होंगे क्योंकि किसी भी तरह से एग्जाम में इनका पूछा जा सकता है। इसलिए आज जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत के रूप में भी जाना जाता है, यानी उसकी उपाधि इन्होंने धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इनको देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है समुद्रगुप्त, उसको तो मैंने बता ही दिया कि B.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में आए हैं। और श्रीगुप्त को मैंने बता ही दिया, श्रीगुप्त ने पहली बार जो गुप्त वंश की स्थापना की थी उनके ही संस्थापक में ये माने जाते हैं श्रीगुप्त। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हम आज का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है। यानी आपको बताना है कि जो स्तंभ दिए गए हैं, जो यहाँ पे आप पिलर्स दिए गए हैं चारों ऑप्शंस में, वो किससे संबंधित है। इलाहाबाद का स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था, सबसे पहले आपको यही बताना है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक, या डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। देखिए इलाहाबाद स्तंभ जो है उस अभिलेख का निर्माण सबसे पहले करवाया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। दोस्तों मैं ये भी बता दूं आपको, समुद्रगुप्त ने ही सबसे पहले इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस स्तंभ में समुद्रगुप्त के संधि विग्रह का हरिसेन ने, क्योंकि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था। ठीक है, और उसने बहुत ही अच्छी तरीके से संस्कृत भाषा में इनका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और इनकी प्रशंसा की है। किसकी, समुद्रगुप्त की। और किस प्रशस्ति में, इलाहाबाद स्तंभ के प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति भी इनसे जुड़ा हुआ है और हरिसेन उनका कवि था, लेखक था, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति आपने पढ़ा होगा, उसमें कई बार आपने नाम भी सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति का। तो प्रयाग प्रशस्ति जो किताब लिखा गया है हरिसेन द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, हरिसेन, किसके द्वारा लिखा गया है, हरिसेन द्वारा, जो कि समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि हुआ करता था। ठीक है, इसी ने सबसे पहले बताया कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के शासन में ही बना हुआ था। चलिए ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बताया कि देखिए किस तरह से प्रयाग प्रशस्ति, जो कि प्रयाग किसका नाम था, इलाहाबाद का ही पुराना नाम था, अब तो प्रयागराज उसका नाम हो भी गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रयाग में जो एक अशोक स्तंभ मिला था उसका अभिलेख का संबंध किससे था, और उसके बारे में सबसे पहले हमें किस गुप्त साम्राज्य के सम्राट की जानकारी मिलती है, उसके बारे में ये बात क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, उन्होंने सबसे पहले ये जो किताब लिखी थी उसी में उन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के समय में थी। ठीक है, इस तरह से अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के से ही संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हमें समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अब बताना है आपको कि हूणों के जब आक्रमण हो रहे थे उस वक्त गुप्त साम्राज्य पर, तो उस वक्त सबसे पहले किसने बहुत ज़्यादा
परेशानी उठाया। तो चलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि दोस्तों उस वक्त जो हुड़ थे, हुड़ों ने स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य के ही एक सम्राट हुआ करते थे, उनके ज़माने में सबसे अधिक आक्रमण किए। लेकिन उनके अलावा देखिए हुड़ों के आक्रमण को उन्होंने रोकने का बहुत ही भरपूर प्रयास किया और गुप्त साम्राज्य को हुड़ों से बचाए भी रखा था स्कंदगुप्त ने। तो सबसे ज़्यादा स्कंदगुप्त के ही साम्राज्य में शासनकाल में उनके आक्रमण हुए और उन्होंने ही हुड़ों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को साफ साफ बचाए रखा, नहीं तो बहुत ही बुरी स्थिति आ सकती थी। हुड़ जो थे वो लगातार आक्रमण पे आक्रमण करे जा रहे थे और गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर करते हुए जा रहे थे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मंगोल एक ज़माने में थे, वो बार बार दिल्ली सल्तनत पर अटैक करके दिल्ली सल्तनत को कमज़ोर कर रहे थे। उसी तरह दोस्तों इसमें जो है गुप्त साम्राज्य में हुड़ों के आक्रमण से बार बार गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जा रहा था, जिसकी वजह से वो कभी सेटल डाउन नहीं हो पा रहा था। तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण को रोक लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको बताना है कि हुड़ों ने जो आक्रमण किया था भारत पे, वो किसके शासन काल में किया था। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है थोड़ा देर पहले कि हुड़ों ने भारत पर आक्रमण कब किया था, किस गुप्त साम्राज्य के सम्राट के शासनकाल में किया था, यानी उस वक्त सम्राट कौन था गुप्त वंश का, आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। इन चारों ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, पूरा आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होगा, जो कि गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वो कौन थे। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि गुप्त साम्राज्य में एक सम्राट हुए जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हुए और उनका नाम भी दोस्तों स्कंदगुप्त था। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि उनका कंधा इतना ज़्यादा ताकतवर था कि हुड़ों ने उनके कंधे को बिल्कुल नहीं तोड़ पाए और उन्होंने कंधे की सहायता से बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब पावरफुल थे, इतने ज़्यादा तगड़े तगड़े थे कि उनके कंधों को भेद नहीं पाया हुड़ों ने। और अपने शोल्डर की वजह से, अपने बहुत ही ज़्यादा पावर की वजह से स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित कर दिया और बहुत ही आसानी से स्कंदगुप्त ने हुड़ों को भारत से बाहर भगाया, यानी गुप्त साम्राज्य पर जो भी मुसीबत आ रही थी उसको बचा लिया था। तो दोस्तों देखिए हुड़ों का जो आक्रमण हो रहा था वो बहुत ही बुरी तरह से हो रहा था उस समय गुप्त साम्राज्य पे। बार बार पश्चिमी सीमा से वो आ रहे थे और बहुत ही एक झुंड बनाकर भेड़ियों के द्वारा, भेड़ियों की तरह एकदम लगातार आक्रमण कर रहे थे गुप्त साम्राज्य के ऊपर। लेकिन स्कंदगुप्त जो कि महान शासक था गुप्त साम्राज्य का, वो बार बार सामने आ जाता था, उन हुड़ों के खिलाफ लड़ जाता था और बहुत ही आसानी से अपने साम्राज्य को जीत दिला देता था। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कंदगुप्त। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों वो है, देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था। आपको बताना है दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य के जो पतन के कारण थे इनमें से कौन से कारण नहीं हैं, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है हुड़ आक्रमण। दोस्तों मैंने अभी बताया कि बार बार हुड़ आक्रमण हो रहे थे, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं था। ठीक है, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ठीक है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, या ऑप्शन नंबर डी है अरब आक्रमण। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि देखिए अरबों का भारत पर जो आक्रमण होता है ये बिल्कुल भी इसके लिए उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि अरबों का जो आक्रमण होता है वो गुप्तों के पतन के बाद होता है। यानी कहने का मतलब अरब का आक्रमण करीब करीब 712 में, जो मैंने बताया था मोहम्मद बिन कासिम, इससे पहले भी वीडियो मेरा पड़ा होगा मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर, जो कि अरबों के आक्रमण के बारे में मैंने बताया उसमें। तो 712 एडी यानी 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था, जो कि गुप्त के वंश के बाद ये आक्रमण हुआ था। तो इसलिए अरब का तो इसमें कोई बात ही नहीं आ सकता, क्योंकि 712 ईस्वी में है, और जबकि ये जो वंश चल रहा है वो कब से कब चल रहा है, वो तो 550 तक ही चल रहा है। तो वहाँ से कहाँ आ जाएगा गुप्त वंश। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अरब आक्रमण। अरब आक्रमण जो थे वो कोई कारण नहीं थे इनके पतन में। हुड़ आक्रमण बार बार हमने बताया अभी कि हुड़ आक्रमण बार बार कारण बन रहे थे गुप्त वंश के पतन के लिए। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, सामंतीय ढांचा दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार था क्योंकि उसमें सामंतों को अलग अलग जो है बहुत ज़्यादा
प्रेस्टीज दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, प्रतिष्ठा दिया जाता था, जिसकी वजह से बार बार वो जो है गरीब और अमीर के बीच जो खाई पैदा हो रही थी गुप्त साम्राज्य में, वो बहुत ज़्यादा गहराती जा रही थी। और साथ ही साथ जो जमींदार थे वो कृषकों के ऊपर लगातार बेईमानी का आरोप लगा करके उनके ज़मीन हड़प ले रहे थे। और मैं बता दूं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य ही ऐसा एक मात्र शासन था जिसके अंतर्गत महिलाओं को एक बराबर का अधिकार, आदमियों के बराबर का अधिकार दिया गया था। इससे पहले सिर्फ ऋग्वैदिक काल को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा काल नहीं आया जिसमें महिलाओं का पुरुषों के समान अधिकार दिया गया, लेकिन गुप्त साम्राज्य में ऐसा ही था। चलिए आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में और देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है शक विजेता किसे जाना जाता है, यानी शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, पहले मैं बता दिया, देवगुप्त के भी नाम से जाना जाता था। इन्हें ही शक विजेता कहा जाता है, क्योंकि दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, इनके जो भाई थे उन्होंने क्या किया था, अपने बीवी को, ठीक है, वो सकराज के हाथों बेट कर दिया था। उस वक्त वहाँ पे एक राजा हुआ करता था सकराज, सकराज को अपनी बीवी के हाथों, मतलब बीवी को दे दिया था, क्योंकि सकराज ने कहा था कि अगर तुम्हें अपने साम्राज्य को बचाना है, क्योंकि सकराज ने आक्रमण जब किया था तो इनके जो ब्रदर थे, किनके, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के ब्रदर थे, उन्होंने अपने सारे साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी बीवी को दान में दे दिया, अपनी बीवी को दे दिया, किसके हवाले, सकराज के हवाले कर दिया। इसी पर गुस्सा होकर के चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि नहीं, मैं अपनी भाभी को भी लेकर आऊँगा वापस और मैं बदला भी लूँगा, जो इतना बड़ा इंसल्ट हुआ है हमारा साम्राज्य का, उसका मैं बदला भी लूँगा। तो इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय आज आगे चलते हुए वो बहुत ही बुरी तरह से सकराज को मौत के घाट उतार देते हैं और अपनी भाभी यानी अपने बड़े भाई के बीवी को भी छुड़ाकर लेके चले आते हैं। इसी वजह से उनको सकराज के मृत्यु की वजह से शक विजेता कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो बहुत ही बेहतरीन शासकों में से एक गिने जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने शकराज की उपाधि धारण की थी, शक विजेता उन्हें कहा जाता था। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। आपको दोस्तों बताना है कि वो कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले रजत के सिक्के जारी किए थे। चलिए आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। आपको दोस्तों बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, सबसे पहले रजत के सिक्के जो जारी करने वाला गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, क्योंकि मैं दोस्तों बता दूं कि जिसको गुप्त काल में रूप्यक कहा जाता था, क्या कहा जाता था, रूप्यक, क्या कहा जाता था, रूप्यक। ठीक है, किसको, रजत के सिक्के को। ठीक, और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था सोने के सिक्के को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण की मुद्रा को दिनार कहा जाता था और रजत के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था। ठीक है, आपको बताना है कि गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार सीमा थी उसमें से कौन सा पत्तन था जिससे कि सारा व्यापार संचालित होता था, यानी मैनेज होता था, चलता था। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है भरूच, कल्याण, खंबात या ताम्रलिप्ति। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 2 से 3 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति जो थी वो एकमात्र ऐसा बंदरगाह था गुप्त काल में जो कि पश्चिम बंगाल के मैदानपुर जिले में था और कोलकाता से लगभग 33 मील के आसपास दूरी थी इसकी, और ये रूपनारायण नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जो मेन संचालन होता था भारतीय व्यापार का गुप्त काल में वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। ठीक है, कौन से बंदरगाह से होता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो कि कहाँ था, जो कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो कि किस नदी के किनारे, रूपनारायण नदी के किनारे था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। यानी निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। आपको बताना है कि किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर बी भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर सी चरक, या ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य जो है वो आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। दोस्तों, मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेनेशन आप समझिएगा इस चीज़ को। क्योंकि देखिए, जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के ज़माने में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या देवगुप्त भी उनको कहते हैं, उनके ज़माने में ये रहे थे। ठीक है, उसके बाद वो नवरत्न में से भी एक थे। जिस तरह से अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, उसी तरह चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के भी नवरत्न हुआ करते थे गुप्त शासन में, जो कि धन्वंतरी उनमें से एक था। ठीक है, और वो आयुर्वेद में बहुत ही प्रकांड विद्वान हुआ करता था। ठीक है, यानी पंडित थे। और चरक और सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान कहे जाते थे। लेकिन क्योंकि आपको पता है, चरक जो थे वो कनिष्क के राज्यवैद थे, कनिष्क के राज दरबार में वो रहते थे। ठीक है, और उन्होंने चरक संहिता भी लिखी थी। क्या लिखी थी चरक ने? ये कनिष्क के शासनकाल में रहते थे, पहले तो ये समझ लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने क्या लिखी थी? एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। क्या लिखी थी? चरक संहिता। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये किसके शासनकाल में रहते थे? कनिष्क के। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि भास्कराचार्य जो हुए, उन्होंने बहुत ही बड़े वो खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। मतलब एक तरह से भास्कराचार्य जो थे वो क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। यानी और जो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट लेता है, वो उसमें से भास्कराचार्य एक थे। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो लिखी थी लीलावती किताब लिखी थी। ठीक है, जो कि गणित के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। किसने किसकी किताब लिखी थी? लीलावती। लीलावती जो किताब लिखी थी वो लिखी थी किसने? वो लिखी थी भास्कराचार्य ने, जो कि गणित के विषय पर आधारित थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कालिदास किसके शासन काल में थे। आपको बताना है दोस्तों कि कालिदास जो है वो किसके शासन काल में थे। समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, MPPCS प्री 1990 में भी आ चुका है। और आप देखेंगे तो आप 2-3 साल का पेपर उठाएंगे, या SSC का या रेलवे का, NTPC का, कोई का भी ग्रुप डी का, तो आपको बहुत ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि कालिदास किसके शासनकाल में थे। ठीक है, चलिए जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के ही शासनकाल में कालिदास जो है वो थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की थी। और इन्हीं के नवरत्नों में से सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो कौन थे? मैंने बताया था अभी कौन थे। वो आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान भी थे, वो थे आपके धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी। तो उसके बाद कालिदास भी वो इन्हीं से में से एक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो दोस्तों, इसमें से आपको बताना है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है उसे किस नाम से जाना जाता था। कौड़ी के रूप में, दिनार के रूप में, निस्क के रूप में, या पड़ के रूप में। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दिनार। दिनार के रूप में जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं जानी जाती थी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो चांदी की मुद्राएं थी उन्हें रुपये नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रुपये या रुपयक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि चांदी की मुद्रा को रूपक या रुपया कहा जाता था, और जबकि सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूपक। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे गुप्त शासक में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? ठीक है, इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और उसके बाद मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व जो शासक रहे हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, जो कि ऑप्शन नंबर बी और डी में दिया हुआ है आपके सामने, ये दोस्तों ये पहले सिक्के जारी करने का कोई उपलब्ध इनका साक्ष्य नहीं मिलता है इसके बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन इसका जो काल था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ही पहला व्यक्ति था जो गुप्त साम्राज्य का था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है। दोस्तों तो आपको ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं, एरड़ से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या सांची से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए, सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख मिला है यानी साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो एरड़ अभिलेख से मिला है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, सती प्रथा का जो सबसे पहला बार हमें साक्ष्य मिला था वो एरड़ अभिलेख से ही प्राप्त हुआ था, और यह अभिलेख करीबन करीबन 510 ईस्वी में आपको मिला था। 510 ईस्वी में पहली बार इस अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिसमें गोपराज नामक एक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इस पे फुल पत्ती आप लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकेंड, या ऑप्शन नंबर डी घटोत्कच। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो गुप्त संवत थी उसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। जिस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम ने नए प्रकार के सिक्के जारी किए थे, उसी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने नए प्रकार के गुप्त संवत की भी स्थापना की थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही सबसे पहले गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी तिथि 319 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसी में आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस स्पेशल प्री में 2004 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गोल्डन एरा कहा जाता है किस शासनकाल को। मौर्य, शुंग, गुप्त या मगध। तो आप सोच लीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसका आंसर। दोस्तों देखिए, जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है किसी वंश के शासनकाल का। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो मैंने डिस्कस किया था कि देखिए ये ऐसा काल था जिसमें ऋग्वैदिक काल को अगर छोड़ दिया जाए तो पहला ऐसा काल आपको देखने को मिलता है गुप्त काल, जिसमें महिलाओं के जो अधिकार थे वो पुरुषों के अधिकार से एकदम बराबर थे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि गुप्त काल ही ऐसा एकमात्र था ऋग्वैदिक काल के बाद जो कि स्त्रियों को बराबर अधिकार देता था पुरुषों का। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। गुप्त काल में औरतों और पुरुषों को समान अधिकार मिलते थे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा चीनी जो तीर्थयात्री था उसने भारत में 6ठी शताब्दी में, ठीक है 6ठी शताब्दी का मतलब 500 के बाद का जो समय आएगा उसे 6ठी शताब्दी कह सकते हैं आप। तो बताइए कौन सा तीर्थयात्री था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सुंग युन। ठीक है, सुंग युन जो था उसने 518 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की समय, ठीक है गुप्त साम्राज्य क्योंकि 550 ईस्वी तक चला था, उस समय इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की बहुत सारी प्रचार की थी। तो ठीक है याद रखिएगा, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत आया था वो था सुंग युन। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए वो है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत यानी ओरिजिनेट हुआ था। आपको दोस्तों बताना है कि जो शतरंज का खेल है वो कहाँ से शुरू हुआ था। चीन में, ईरान में,
इंडोनेशिया में या भारत में? तो दोस्तों जो कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है भारत। ठीक है, भारत में ही सबसे पहले आपको शतरंज का खेल देखने को मिलता है, जो कि सबसे पहले गुप्त काल में ही यह शुरू हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं उस समय इसे शतरंज नहीं कहा जाता था दोस्तों, उस समय उसे चतुरंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चतुरंग। चतुरंग जो है कहा जाता था उस समय गुप्त काल में शतरंज को। ठीक है, लेकिन बाद में यह शतरंज के रूप में जाने लगा और भारत से यह ईरान और उसके बाद यूरोप के बहुत सारे कंट्री में आपके खेलने के लिए मशहूर हो चुका था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि शतरंज का खेल जो है वो गुप्त काल की ही एक देन थी। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए सांख्य दर्शन एक फिलॉसफी होती है जिसको बहुत सारे फिलोसफर मानते भी हैं, और यहाँ तक कि इसको जो देने वाले महत्वपूर्ण हमारे दर्शन शास्त्री थे, वो जिन्होंने यह दर्शन दिया था, उनका नाम आपको इसमें बताना है कि किसने सांख्य दर्शन को सबसे पहले माना था और उसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए है कपिल, गौतम, नागार्जुन या चारवाक। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि ने सबसे पहले सांख्य दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान दिया था और बताया था कि सांख्य दर्शन बहुत ही ज़्यादा भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदाय में परिणित है। ठीक है, शामिल है यानी। तो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। तो आपका आंसर वही हो जाएगा, सेम क्वेश्चन का आंसर है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि योग दर्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्राचीन सांख्य दर्शन किसके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था, तो कपिल के द्वारा दिया गया था, कपिल मुनि द्वारा। उसी प्रकार योग दर्शन भी एक अच्छा दर्शन है जिसके प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। ठीक, मैंने बताया दोस्तों कि पतंजलि जो थे योग दर्शन के प्रतिस्थापक आचार्य माने जाते हैं, और इनको भारतीय परंपरा में योग साधना का भी इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है इनके द्वारा। और उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध धर्मों में इन्होंने योग संबंधी क्रियाओं को सबसे पहले बताया भी है। और इस तरह से महर्षि पतंजलि ने ही बहुत सारे किताबों को भी लिखा है जिसमें कि पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है जिनको। ठीक है, बहुत सारे किताबों में भी इसका वर्णन किया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो योग दर्शन के प्रतिपादक थे वो पतंजलि थे। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वह है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि महाभाष्य के जो लेखक थे पतंजलि। इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन सीखने को मिला कि महाभाष्य जो है वो उसके लेखक कौन है? पतंजलि हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो पतंजलि थे वो किसके समकालिक थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के ये दरबारी थे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस चैप्टर में आपको बहुत सारे दर्शन के संपादक को याद रखना होगा, संस्थापकों को भी याद रखना होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, जैसे प्राचीन सांख्य दर्शन के बारे में हमने बात किया था, योग दर्शन के बारे में बात किया था, उसी तरह न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं गौतम। कौन माने जाते हैं? गौतम। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आज का है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? यानी कौन सा ऐसा दर्शन है जो यह मानता है कि वेद जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, वेदों में जो जो बातें लिखी गई हैं वो 100% परम सत्य हैं? इनको किसने माना था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीमांसा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मीमांसा। ठीक, चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि अद्वैत दर्शन जो दिया गया था उसके संस्थापक कौन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी है रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है मध्वाचार्य, या ऑप्शन नंबर डी है महात्मा बुद्ध, या ऑप्शन नंबर
ई है, आपको बताइए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो दोस्तों, अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो हैं वो शंकराचार्य हैं। ये केरल के रहने वाले थे। और मैं बता दूं दोस्तों कि इनकी जो उम्र थी वो बहुत कम थी, करीब करीब 32 साल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको गलत साबित करने के लिए कई बार रामानुजाचार्य ने प्रयास किया, और रामानुजाचार्य की उम्र 114 वर्ष बीत गई थी, लेकिन फिर भी ये 32 साल के शंकराचार्य को, जो कि उनकी 32 साल में मृत्यु हो गई थी, उनको गलत साबित नहीं कर पाए अपने 114 सालों में। यानी 3 गुना समय लिया, उससे भी ज़्यादा लिया, लेकिन फिर भी इनके अद्वैत दर्शन को वो गलत साबित नहीं कर पाए। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार शंकराचार्य एक तगड़े और अच्छे दर्शन शास्त्री कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आपको बताना है कि किसके द्वारा आपको मुक्ति मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, अद्वैत वेदांत के अनुसार जो शंकराचार्य ने सबसे पहले बताया, उन्होंने बताया था कि अगर इंसान को ज्ञान मिल जाए तो वो सभी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ज्ञान। उनका कहना था कि अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो वो मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान से ही सब कुछ मिलता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो योग हो, कोई भी चीज़ हो वो ज्ञान से मिल सकता है। यानी किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, वो ज्ञान से होती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। दोस्तों, आपको बताना है जो हर्षवर्धन थे उनके समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। हरिसेन, कल्हड़, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे, कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन में आपके सामने ऑप्शन मैंने दे दिया है, आप सोच करके आंसर इसका बताइए। तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, 2 से 3 सेकंड में आपको समय देता हूँ। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो होगा कल्हड़। क्या होगा, कल्हड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्योंकि मैं दोस्तों बता दूं, हर्ष के समय इनके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाण भट्ट, उन्होंने अपने हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है, जिनकी कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में मिलती है। राजतरंगिणी जो कि एक किताब थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, राजतरंगिणी जो लिखी गई थी वो लिखी थी कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसमें भी कुछ बातें उनकी मिलती हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि राजतरंगिणी जो किताब लिखी गई थी वो कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी, और इस तरह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्हड़। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। आपको बताना है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। दोस्तों, सबसे पहले हर्षवर्धन की राज्य की जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थानेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भले से ही उन्होंने थानेश्वर से अपनी राजधानी बदल करके कन्नौज कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में करते हैं। चलिए ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया कि सम्राट हर्ष ने अपनी जो राजधानी थी वो थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो दोस्तों, आपको वह जगह बताना है जहां पर सबसे पहले हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो दोस्तों देखिए, हर्षवर्धन जिनके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको प्रयाग प्रशस्ति में बहुत सारी बातें उनकी मिलती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के कुछ जो विद्वान थे उन्होंने बताया है कि प्रयाग में उन्होंने सबसे पहले महासम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन आज का है दोस्तों वो है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। दोस्तों, आपको बताना है कि किसने सबसे पहले पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए कीर्तिवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन प्रथम, या ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों देखिए, हर्षवर्धन अपने साम्राज्य में बहुत ही शक्तिशाली राजा रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई तो ऐसा आता ही है शासक जो उनको हरा सकता है। कोई भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी कमज़ोर नहीं होता दोस्तों। तो इस तरह से कोई ना कोई व्यक्ति को एक जीवन में एक बार कठिन समय का सामना करना पड़ता है। उसी तरह हर्षवर्धन को भी सामना यह कठिन समय करना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने उन्हें
हर्षवर्धन को हरा दिया था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है व्हेन किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी सम्राट हर्ष, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर आप बताइए, 2 से 3 सेकंड आप ले सकते हैं इसके लिए। देखिए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सम्राट हर्ष। ह्वेनसोंग के जो समय जब भारत वो आया था तो उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ह से हर्षवर्धन, ठीक है, और ह से ह्वेनसोंग भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं बहुत दिन तक। ठीक, चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो आपको बताना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट दिया है, पूछने की स्टाइल चेंज कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ह्वेनसोंग। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, यानी वो पढ़ाई उसने यानी शिक्षा किस विश्वविद्यालय से की थी। तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा। नालंदा जो कि बिहार में एक विश्वविद्यालय था, बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा ये शिक्षा के लिए जाना जाता था। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जानने के साथ साथ नालंदा जो कि बख्तियार खिलजी द्वारा तोड़ा गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है आज भी भारत में ह्वेनसोंग को याद करने का मुख्य कारण है। आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। देखिए ह्वेनसोंग को याद करने का जो उसका मुख्य कारण है वो है उसकी किताब सी यू की रचना, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि सी यू की किसने लिखी थी। देखिए वही बात आ गया है, सेम क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ह्वेनसोंग। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वह है भारत में सबसे प्राचीन विहार है। आपको बताना है कि कौन सा विहार सबसे प्राचीन है। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। और नालंदा को कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुमार गुप्त ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि देखिए विक्रमशिला भी जो है वो एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, वो बिहार में स्थित था। इसको धर्मपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था, धर्मपाल ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो वो है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि आदि शंकर जिनका नाम बाद में शंकराचार्य हुआ, उन्होंने अद्वैत वेदांत की सबसे पहले दर्शन दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, केरल में हुआ था, दक्षिण में भारत के। और इन्होंने 4 मठों की स्थापना भी की थी। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, चलिए देखिए वह क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। इन 4 जगहों पे उन्होंने मठों की स्थापना की थी। ठीक है, किसने, आदि शंकराचार्य ने। ठीक है, जो कि केरल के रहने वाले थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों यह सीरीज आपको कैसी लगी आप बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सूची 1 दी गई है और सूची 2 को आपको मिलाना है कि दरबारी कवि किस राजा के ये थे। ठीक है, जैसे अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। चलिए मैं आपको कूट भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप इसको मिलान कर लीजिए। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, अलाउद्दीन खिलजी के। तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, कालिदास किसके थे, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के थे, तो बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और हरिशेर किसके थे, हरिशेर तो मैंने बताया समुद्रगुप्त के थे, तो सी का 2 हो जाएगा। और बाणभट्ट किसके थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे, यानी डी का 3 हो जाएगा। यानी ए का 4, बी का 2, बी का 1 देख लेते हैं। ए का 4 और बी का 1 किस में दिया है, ए का 4 और बी का 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको यह क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ऐसी ही वीडियो की आपको ज़रूरत हो तो बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।